हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, आज मार्केट में हमें शानदार रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी करीब 200 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ और वहीं बैंक निफ्टी करीब 775 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ। और मार्केट में के जो आखिरी लेग में 3 बजे के बाद भी हमें मार्केट में एक सडन और अनएक्सपेक्टेड उछाल भी देखने को मिला। तो ये जो इंडियन मार्केट्स में रिकवरी हुई है, ये इंडिया स्पेसिफिक सी रिकवरी दिख रही है, क्योंकि कल अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो वो 550 पॉइंट्स डाउन रहा। वहीं जब तक हमारे बाजार क्लोज हुए तब तक यूके का FTSE इंडेक्स भी जो है मामूली बढ़त के साथ ही चल रहा था। लेकिन हमारे इंडियन बाजारों ने यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स को काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया। और अगर बाजार का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग सभी सेक्टर्स ग्रीन में रहे एक्सेप्ट IT और फार्मा, जिसमें हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली। और कौन कौन से सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो वो बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी करीब 2.2% ऊपर क्लोज हुआ। वहीं ऑटो सेक्टर ने करीब 1.2% का गेन दिया और एनर्जी सेक्टर ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया और करीब 2.5% ऊपर रहा। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जो छोटे बैंक्स थे जैसे IDFC और बंधन बैंक, इनमें हमें 4 से 5% यानी 4 to 5% की राइज देखने को मिली। लेकिन जो बड़े बैंक्स थे उसमें हमें कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली। 1 से 2% के आसपास ही हमें उसमें बढ़त देखने को मिली, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो क्लियरली छोटे बैंकों ने बड़े बैंकों को काफी ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। वहीं PSU बैंक्स में हमें अनएक्सपेक्टेड रैली देखने को मिली और हमें करीब 3.9% का गेन हमें PSU बैंक्स में देखने को मिला। और लगभग सभी PSU बैंक्स जैसे यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, PNB, इन सब में हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और 4 से 5% तक का गेन हमें इसमें देखने को मिला। तो अभी मार्केट का डेटा आना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ PSU बैंक के डाइवेस्टमेंट की स्टोरी बिल्डअप होती दिख रही है, जिसके बारे में मार्केट को कहीं ना कहीं अंदेशा था, जिसकी वजह से PSU बैंक्स में और खास करके छोटे PSU बैंक्स में हमें बहुत ज्यादा रैली देखने को मिली। वहीं अगर हम एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो NTPC, BPCL, गेल, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स में हमें 4 to 6% की रैली देखने को मिली। दोस्तों, ये जो यूक्रेन की सिचुएशन बन रही है, इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड एक एनर्जी की क्राइसिस बनती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर में एक नया बुल रन भी ये सिचुएशन ला सकती है। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, कई एक्सपर्ट्स भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की स्कैरसिटी दुनिया भर में हो रही है। और उसका कारण दोस्तों आप जानते हैं, मैंने वीडियो में शेयर किया था कि यूरोपियन कंट्रीज को रशिया काफ़ी ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है और रशिया पे सैंक्शंस लग गया है, जिसकी वजह से एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया है खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, और जिसकी वजह से दुनिया भर में एनर्जी रिलेटेड जो कमोडिटी है उसके प्राइजेस काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और न सिर्फ आप जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो कमोडिटी है उसकी ही मैं बात नहीं कर रहा, जैसे कि कोल और क्रूड, बल्कि जो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो निकल, जिसका बैटरी प्रोडक्शन में यूज होता है, उसके प्राइसेस भी काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो एनीथिंग एसोसिएटेड विथ एनर्जी, देयर प्राइसेस आर राइजिंग। और दोस्तों, ये जो एनर्जी की क्राइसिस पैदा हो रही है, ये इसकी सीरियसनेस को आप समझिए। और देखिए आप श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता ही नहीं रही, क्योंकि उनको उसका रॉ मटेरियल जैसे कोल एटसेट्रा नहीं मिल पा रहा है। और स्ट्रीट लाइट तो छोड़िए, उन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस के भी आवर्स को कम कर दिए हैं, जहां उनके 4.5-5 घंटे मार्केट चलते थे, अब वहीं सिर्फ 2 घंटे ही उनके मार्केट्स चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन जो है, मुझे नहीं याद आता कि कब रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट्स को बंद कर दिया गया था। अब आइए दोस्तों जरा इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर दिन जो है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और कल की ही न्यूज़ में आपके साथ शेयर करता हूं कि जो नेचुरल गैस है, इसके प्राइसेस को डबल कर दिया गया है। तो जहां पहले उसका प्राइस 2.9 पर MMBTU था, उसको बढ़ाकर अब करीब
6.10 यानी डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है। और ये तो वो रेट है जो ONGC हमें देता है, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप रिलायंस का जो अगर आप प्राइस देखें तो वो 9 रुपीज़ के आसपास तय कर दिया गया है। तो ये जो राइज हुआ है ये कल ही हुआ है और अब इसका इम्पैक्ट हमें बाकी के चीज़ों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, नेचुरल गैस जो होता है वो काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे जो किचन में पाइप गैस होती है वो नेचुरल गैस का ही डेरिवेटिव होता है। इसके अलावा CNG में उसका इस्तेमाल होता है और फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है, और दोस्तों उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। तो आने वाले दिनों में ये जो प्राइसेस डबल हुए हैं इसका इम्पैक्ट हमें हर जगह देखने को मिलेगा और चांसेस ये भी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ें। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है, एनर्जी कमोडिटी और एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये जो है इन्फ्लेशन की एक खतरनाक सिचुएशन इसमें पैदा करने का पोटेंशियल है। और ऑलरेडी कई कंट्रीज में ही आप देखिए तो इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि यूरोप और अमेरिका में 30 इयर्स 40 इयर्स के हाई लेवल पर इन्फ्लेशन है। अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 30% हो गया है। तो ये जो ऑयल की स्कैर्सिटी है ये सभी कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है और यूएसए को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और दोस्तों, आप जानते हैं यूएसए की इकॉनमी ऑयल पर ही चलती है, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड का नंबर 1 कंज्यूमर, ऑयल कंज्यूमर और नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर भी है। तो इसलिए जो उसकी इकॉनमी ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ें। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती हुई दिख रही है और यूएसए ने इमीडिएटली कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि ऑयल प्राइसेस को कूल ऑफ किया जा सके। और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो अपने रिजर्व से ऑयल को रिलीज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि ऑयल की जो है सप्लाई थोड़ी बढ़ाई जा सके। तो इंडिया में ऑयल की सिचुएशन क्या है दोस्तों? इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑयल का कंज्यूमर है यूएसए और इंडिया के बाद। तो हम भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल पर डिपेंडेंट है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि 80% ऑफ अपना ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं। तो आप देखिए किन किन कंट्रीज से हम ऑयल खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा ऑयल लेते हैं और काफ़ी हद तक हम उनकी सप्लाई पर ही डिपेंडेंट है। तो जो लोग ये बॉयकॉट दिस और बॉयकॉट दैट करते हैं उनको ये ऑयल को भी बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो एनर्जी की सिचुएशन है ये कोई मजाक का विषय नहीं है और अभी हमारी सप्लाई में कोई खास इफेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि रेट्स जो है ऑयल के बढ़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में एक नया एंगल आ गया है और रशिया ने हमें ये प्रपोज किया है कि वो हमें सस्ता ऑयल जो है सप्लाई करेंगे। $30 जो है वो कम प्राइस पर हमें वो ऑयल करने को तैयार है। अगर आप देखिए, हम अभी जो है रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं वो करीब हमारे टोटल बाय का 2% होता है। तो काफ़ी छोटा पोर्शन हम रशिया से ऑयल लेते हैं। लेकिन अब अगर रशिया हमें चीप ऑयल देगा तो ये नंबर बढ़ सकता है। लेकिन ये सिचुएशन इतनी आसान भी नहीं है। इंडिया ने अभी इसके लिए एग्री नहीं किया है, करेगा कि नहीं करेगा इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रशिया जो है ये ऑयल हमें अपनी करेंसी पे जो है बेचना चाहता है, जबकि हम ज़्यादातर ट्रेड जो है यूएस डॉलर्स में करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो अमेरिका ने हालांकि इसके लिए हमें कोई मनाही नहीं की है कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में क्या करता है ये नहीं कहा जा सकता दावे के साथ। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम रशिया के साथ ट्रेड को बढ़ाएं, खास करके ऑयल के फील्ड में। तो ये ऑयल की सिचुएशन जो है फिलहाल तो अभी कंट्रोल में है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सिचुएशन सो फार हमारे देश में अभी कंट्रोल में लग रही है। लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इकॉनमी पर एक बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ सकता है। और इसी बात का सबको जो डर है, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे हमारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको ये ऑयल का जो है सबसे बड़ा डर इस वक्त सता रहा है। तो ये ऑयल की सिचुएशन ही मार्केट के आगे के डायरेक्शन को तय करेगी, क्योंकि ऑयल, इंटरेस्ट रेट, मार्केट्स, इकॉनमी ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आइए दोस्तों, अब मार्केट की बात करते हैं कि आगे मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। तो अगर आप निफ्टी का पैटर्न देखें तो वो डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग
वेज पैटर्न बना रहा है, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो कि फैलता जा रहा है और मतलब वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, इस तरीके का एक पैटर्न बना रहा है और वो फैलता जा रहा है, उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे ब्रॉडनिंग पैटर्न कहा जा रहा है। और डिसेंडिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखिए उस पैटर्न का स्लोप नीचे की तरफ है। तो ये जो पैटर्न होता है ये काफी अनरिलायबल पैटर्न होता है, यानी कि इस पैटर्न के बीच में जो प्राइजेस रहते हैं वो पैटर्न के बाहर भी जा सकते हैं ऊपर की तरफ, पैटर्न के बाहर नीचे की तरफ भी जा सकते हैं और काफी दिनों तक उस पैटर्न में भी रह सकते हैं। तो इस पैटर्न की जो पिछली रैली हमें देखने को मिली थी दिसंबर के अराउंड में, अगर आप उसको देखें तो वो 16,400 से लेके 18,350 तक की रैली हमें देखने को मिली थी और ये रैली करीब 23 डेज तक चला था और इसके बाद वापस से हमें निफ्टी में एक शार्प फॉल देखने को मिला और उसने एक नया लो को टच किया और वहां से हमें एक दोबारा से जो करंट रैली हमें देखने को मिल रही है। तो जो उसने पिछला लो बनाया था वो 15,750 के आसपास का लो बनाया था और वहां से अब हमें दोबारा से 2000 पॉइंट की रैली हमें देखने को अभी फिलहाल मिली है और अभी भी इसके साइन नहीं है कि इसने अपना टॉप बना लिया है। तो हमने ये 2000 पॉइंट का जो सफर तय किया वो 20 डेज में किया था और वहीं जो पिछली रैली हुई थी दिसंबर में उसने उस टाइम पे 2000 पॉइंट की का जो हमने डिस्टेंस कवर किया था वो 23 ट्रेडिंग सेशंस में किया था। अभी तक की सिचुएशन ये है कि ये बेयर मार्केट की रैली है और उम्मीद है कि अगले 4 और 5 दिन में ये फैसला हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर जाकर वापस से बुल टेरिटरी में जाता है या वहां से वापस से गिर के नीचे आ जाएगा। तो 18,300 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, जब तक ये उसको पार करके उसके ऊपर सेटल नहीं होता है तब तक हम ये मानेंगे कि ये बेयर मार्केट की रैली है। अगर ये 18,300 को क्रॉस करके ऊपर पे अगर सेटल होता है तो हमें यहां से फर्दर 5% तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो हमें भी इंतजार करना पड़ेगा अगले पूरे हफ्ते का कि उस हफ्ते में मार्केट क्या करता है। अब दोस्तों अगर यहां से वापस मार्केट बुल रन में आएगा या नहीं आएगा, इसके अगर हम फंडामेंटल रीजंस की बात करें क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? दोस्तों मेरा जो व्यू है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मार्केट जो है जब भी चढ़ते हैं उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन कि फंडामेंटल्स आर गुड। फंडामेंटल्स आर गुड मतलब कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट, कंपनीज आर ग्रोइंग, देयर टॉप लाइन बॉटम लाइन एवरीथिंग इज ग्रोइंग। एक तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से मार्केट्स चढ़ते हैं और दूसरा रीजन होता है कि लिक्विडिटी, बाजार में पैसा घूम रहा है। जैसा कि हमने देखा कोविड टाइम्स में कि जो स्टिमुलस का पैसा मार्केट में आया उसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में वो पैसा पहुंचा और वहां पर एक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की सिचुएशन हुई और ये सारा जो आईपीओज आप देख रहे हैं ये भी उसी लिक्विडिटी का एक साइड इफेक्ट है। तो अब यहां से अगर फंडामेंटली स्पीकिंग अगर एक फ्रेश बुल रन वापस से स्टार्ट होता है तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सी सिचुएशन आ सकती है? क्या एक फ्रेश लिक्विडिटी की सिचुएशन आ सकती है मार्केट में या कंपनी या इकोनॉमी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो सकते हैं? मुझे लगता है ये दोनों सिचुएशन फिलहाल जो है अगले 6-8 महीने तक होते हुए नहीं दिखते हैं। आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं, जरूर शेयर करिए, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपका व्यू जानने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।